हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, हमने जो पार्ट 1 कर लिया है इकॉनमी सेक्शन का, प्लीज़ चेक आउट दैट सेम। एंड नाउ वी आर डूइंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड इन पार्ट 2। ठीक है, 5th 6th 7th 8 जो हमारे बचे हुए हैं उनको अभी हम पार्ट 2 में कंप्लीट करते हैं। इकोनॉमिक सेक्शन विजन मई 2023 का पार्ट है। अब देखो, डेमोग्राफी क्या होती है। डेमोग्राफी का सीधा सा मतलब है जब आप पॉपुलेशन की स्टडी स्टैटिस्टिकल मीन्स में करते हो कि किसी एक पर्टिकुलर ईयर में कितना बर्थ रेट चेंज हो रहा है, डेथ रेट चेंज हो रहा है, सेक्स रेशो में कितना चेंज आ रहा है, ये सारी चीज़ों को, ऑक्यूपेशनल डेमोग्राफिक्स में क्या चेंज आ रहा है, वो सब चीज़ें हम आपको पता है डेमोग्राफी में लिखते हैं। अब यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में आर्टिकल आपका दिया हुआ है। ठीक है, वाई इट इज़ इन द न्यूज़ क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना, रिसेंट में आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ, क्वार्टरली बुलेटिन्स में निकाला जाता है। क्वार्टर जनवरी से मार्च 2023 का दे रखा है। और इसने कई सारे ना कंसर्न्स रेज करें अबाउट द एबिलिटी ऑफ द कंट्री टू रीप द डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अमंग द यूथ इन अर्बन इंडिया वो क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, मतलब क्वार्टर के अंदर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को कम होने को देखा है, बट इट रिमेन एलिवेटेड एट 17.3%। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, आपकी यूटी जो जम्मू कश्मीर की है, वहाँ पे 30% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है फोर्थ क्वार्टर। अब सवाल ये उठता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक डिविडेंड, क्या होता है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ जिसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो फेवरेबल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर विद इन अ पॉपुलेशन को निकाल ले। तो यानी कि जब कोई सिग्निफिकेंट जो प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है, वर्किंग एज ग्रुप क्या होता है, तो याद रखना 15 से 64 साल को हम वर्किंग एज ग्रुप कहते हैं। 15 यंगर है, 65 ओल्डर होता है। ठीक है, तो 64 से ऐसा लेके 14 यंगर और 65 को ओल्डर माना जाता है। तो रिलेटिव टू डिपेंडेंट्स तो ये होते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन 15 से 64 होती है, तो किसी को वर्किंग एज ग्रुप भी कहा गया है। अब फैक्ट ये है कि इंडिया जो है ना, मिडल में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के, यानी कि हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो गिर रहा है, तो 2.0 तक आ चुका है। हमारी मीडियन एज जो है वो आपकी राइज कर गई है। हमारी डिपेंडेंसी रेशो कम हो रही है, यानी कि वो 65% से 54% तक आ रहा है, यानी वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारी अच्छी खासी है ना। डिपेंडेंट लोग हमारी कंट्री में कम है। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसे क्या मैकेनिज़्म देखे जाएँ जिससे कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो अच्छा आ जाए। तो उसके लिए क्या तरीका है, क्या मैकेनिज़्म है। पहला मैकेनिज़्म है, आपको लेबर सप्लाई के बारे में देखना पड़ेगा। बहुत ज़रूरत है कि आप लेबर की सप्लाई को बढ़ाएं। हाउएवर जो मैग्नीट्यूड है इस बेनिफिट्स का, वो एबिलिटी है उसके अंदर भी इकॉनमी में ऑब्जर्व कर लेगा एक्स्ट्रा वर्कर्स के फॉर्म में भी। तो आपका ये कह रहा है कि कौन कौन से यहाँ पर फिर आप सेकंड काम ये भी कर सकते हो कि सेविंग्स में इंक्रीज़ करा दो आप। जब नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट इंक्रीज़ होंगे इंडिविजुअल्स के, तो फिर क्या होगा, आप सेव ज़्यादा कर पाओगे, है ना। मान लो 4 लोग हैं आपके घर में, चारों लोग अगर कमा रहे हैं तो आप सेव ज़्यादा कर पाओगे ना। अब पहले तो क्या होता था, घर में एक बंदा कमा रहा था, 10-10 लोग खा रहे हैं, तो अल्टीमेटली सेविंग कहाँ से हो गई। तो आपको सेविंग में इन्हांस करना है, क्योंकि अल्टीमेटली सेविंग बढ़ेगी, स्टॉक ऑफ कैपिटल डेवलपिंग कंट्रीज़ का इन्हांस होगा, शॉर्टेजेस खत्म होती चली जाएंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी अगर एक्यूमुलेट कैपिटल होता जा रहा है। अब तीसरी चीज़ का देखो क्या करना है, ह्यूमन कैपिटल इन्हांस करो। देखो आपका फर्टिलिटी रेट डिक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से हेल्थियर वुमेंस हैं, फ्यूअर इकोनॉमिक प्रेशर होम पे उनका रहता है। इससे अलाउ करते हैं पेरेंट्स को कि वो इन्वेस्ट करें मोर रिसोर्सेज पर चाइल्ड, है ना। बेटर हेल्थ का, पहले देखो 11-11 बच्चे के घर में हो रहे थे, अभी 2-2 बच्चे, एक बच्चा भी है, तो उस पर ज़्यादा अच्छी तरीके से पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं, उसके हेल्थ के, उसके एजुकेशनल आउटकम्स की तरफ, उसका लिविंग स्टैंडर्ड पर ध्यान देने के लिए। तो चौथी चीज़ करनी है, जीडीपी में एनहेंस कर दो, अपना पर कैपिटा बढ़ा दो और डिपेंडेंसी रेशो को और कम करो। ये 4 काम कर लो, डेमोग्राफिक डिविडेंड में ग्रोथ देखने को मिलेगी। कौन कौन से, लेबर सप्लाई इंक्रीज़ कर दो, सेविंग में इंक्रीज़ कर दो, ह्यूमन कैपिटल बढ़ा दो, डिमांड में इंक्रीज़ कर दो। लेकिन चैलेंजेस भी हैं कुछ। चैलेंजेस ये, एक तो आपकी लो एम्प्लॉयबिलिटी है, हेल्थ केयर सर्विस का सब लोगों को एक्सेस नहीं है, इनकम गैप बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया के अंदर, डिस्पैरिटी बहुत है, रिच बहुत रिचर होता जा रहा है, पुअर बहुत पुअर होता जा रहा है, इसलिए हमारा गैप बड़ा क्रिएटेड है। सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब कैसे नहीं, मैं आपको बताऊंगी, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक में रूरलाइजेशन आने वाला है। तो मतलब जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया की तरफ शिफ्ट हो रही है, क्योंकि उसको शहरों में मिलती नहीं जॉब्स। जेंडर डिस्पैरिटी बड़ा कारण है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ आज भी प्रिवेल करता है। इनफॉर्मल इकॉनमी में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो इस वजह से ना हमारा डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है, इसीलिए उसके साथ इतने सारे चैलेंजेस बोल कर रहे हैं। अब क्या मैकेनिज़्म में ऐसे कौन कौन से मेजर्स लूँ जिसकी वजह से मेरा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो सही चले। सबसे पहला काम करना है, हेल्थ एंड एजुकेशन पे स्पेंडिंग करनी चाहिए मुझे, क्योंकि सारे ये एविडेंसेस हैं कि अगर मैं अपना हेल्थ पे ज़्यादा पैसा लगाऊंगी, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करूँगी, तो मेरी डिमांड इकॉनमी की अच्छी खासी प्रिपेयर हो जाएगी। फीमेल वर्कफोर्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की ज़रूरत कल भी थी और आज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
क्योंकि डोमेस्टिक ड्यूटीज़ जितनी वुमेन इंगेज कर रही है और विलिंग टू वर्क जॉब वगैरह करना चाहें तो बिल्कुल करो। 20% ही राइज हुआ है, तो इंडिया कैन लर्न फ्रॉम साउथ कोरिया जहाँ पर फीमेल वर्क फोर्स जो पार्टिसिपेशन रेट है वो 50% है। तो यू कैन राइट दिस काइंड ऑफ डेटा, कंपैरिजन में लिख सकते हो ना, हेल्प हो जाएगी आपको। उसके बाद लीगली कंपलसरी करो इनका, जेंडर बजटिंग करो आप, चाइल्ड केयर बेनिफिट बढ़ाओ इनका, बूस्ट करो इनका टैक्स इंसेंटिव्स, गवर्नेंस रिफॉर्म लेकर आओ माइग्रेशंस के लिए, एजिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए इनके ऊपर पॉलिसीज़ बनाओ, फेडरल अप्रोच अपनाओ, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना सीखो आप। ठीक है, तो देखो पहला डिविडेंड अकर कब हुआ था, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ था एक बारी, फिर सेकंड डेमोग्राफिक में इंक्रीज इन एडल्ट लॉन्गिविटी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, पहले में क्या था, दूसरे डिविडेंड में क्या हुआ। अच्छा, स्किल गैप को कम करो, वोकेशनल स्किल्स बढ़ाओ, लोगों के अंदर इंटर्नशिप ये सब कराओ, उनको रियल लाइफ सिनेरियो में उनको लाइफ एक्सपीरियंसेस देना सीखो। आपका इनकरेज करना चाहिए फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज को बढ़ाओ, जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल है उसमें आपको 33% जीडीपी के उसके अंदर आ जाना चाहिए आपका, ताकि $US 120 तक ट्रिलियन तक जाए आपके नेक्स्ट 25 ईयर्स में। तो ये सब करना पड़ेगा आपको, तभी आपको कुछ ऊपर से देखो लेबर मार्केट पॉलिसीज़ को फ्लेक्सिबल करो आप, अप्रोप्रिएट आप मैक्रो इकोनॉमिक फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लो, एग्रीकल्चर में ट्रांजिशन जो हो रहा है तो इंडिया को ज़रूरत है, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट क्यों नहीं करती है, रेलिवेंट प्रोग्राम चलाओ जी, कुछ पॉलिसीज़ लेकर आओ जहाँ पर ये प्रोडक्टिव बने आपकी लेबर। कुछ और भी प्रोग्राम्स लाओ जिसमें आपका वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, सोशल नीड्स, न्यूट्रिशन, इन सब को इन्हांस करो आप। गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना चाहिए बल्कि कि भैया प्रॉपर्टी राइट्स की रिस्पेक्ट हो, सेंटिटी हो कॉन्ट्रैक्ट्स की, रूल ऑफ लॉ की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तब जाके आप जो रियलाइज़ करना चाह रहे हो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसका, तब आप जाके रियलाइज़ कर पाओगे। अगर नेक्स्ट टॉपिक एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट रूरलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो उसका जो शिफ्ट है वो अर्बन एरिया से स्ट्रक्चरली वो शिफ्ट होते हुए कहाँ जा रहा है, रूरल एरिया में जा रहा है। तो भैया बड़े सारे क्लेम्स आए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका सबसे ज़्यादा देखा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है अर्बन एरियाज़ में, तो इम्पैक्ट भाई पड़ेगा ही रूरलाइजेशन में, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ आपका ओवरऑल आपका, अगर देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, रूरलाइजेशन कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इससे आपका ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ रिड्यूस होगा, आपका टैक्स पोटेंशियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोग, अल्टीमेटली रूरलाइजेशन का सीधा सा मतलब देखो साफ तौर पे कहा जा रहा है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपके इंडस्ट्री फैक्ट्री में वर्कर्स के लिए जॉब ही नहीं बची है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वैसे ही आपका कम था और उसका टैक्स पोटेंशियल कम कर दोगे आप, डिफ़िकल्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स टू फाइंड न्यू जॉब्स। उसके बाद आपका जो चौथी प्रॉब्लम है जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इनकम इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, रियल जो वेजेस हैं वो सारी लो दिखेंगी, प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इससे बढ़ेगी कि कम होगी, कम हो जाएगी। तो रूरलाइजेशन का मतलब है कि आप अभी रूरल एरिया में जा रहे हो क्योंकि आपको वहाँ पर फिर भी नई जॉब्स फार्म्स वगैरह में बंदा कर लेता है। तो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया इस तरह का ट्रेंड तो अल्टीमेटली सजेस्ट कर रहा है कि ये तो ऐसी सिचुएशन बन रही है जहाँ पर आपको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देख रहे हो आप, आपकी पूरी प्रोडक्टिव कैपेसिटी आपकी डिस्टॉर्ट हो गई है, वर्कफोर्स का शिफ्ट होना रूरल इंडिया आपका, इसका मतलब है पॉवर्टी लेवल आपकी कंट्री में और ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि दिस इज़ रियली नॉट अ गुड इंडिकेटर, क्योंकि वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ के अपोजिट जा रहा है। अब इंडिकेशंस क्या है, देखो रूरलाइजेशन का इंडिकेशंस कैसे कैसे नज़र आए हमें, देखो ये होता है इन्वेस्टमेंट में राइज होना, वर्चुअस साइकिल देखो ग्रोथ की ये होती है, आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, पॉवर्टी कम होगी, इकोनॉमी में प्रोग्रेस होगी, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, राइज इन इन्वेस्टमेंट, तो दिस इज़ द वर्चुअस साइकिल है ना, दिस इज़ द आइडियल वर्चुअस साइकिल ऑफ द ग्रोथ, एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिशन, आप इसके अपोजिट चल रहे हो। क्रॉनिक लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा इंडिकेशन देखो यहाँ पर, प्राइवेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कॉन्टिन्यू टू डिक्लाइन, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, कोविड की वजह से तो और ज़्यादा, आपको प्री पैंडमिक में तो आप मुझे लग रहा है 10 साल और पीछे आ गए, तो आपका कॉस्ट लिविंग आप सोच लो कितना ज़्यादा बढ़ा है। उसके बाद वर्कफोर्स का शिफ्ट होना टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, सोचो आप ये हालात, सीरियल की जो राइज हो रहा है ना डिमांड, उसकी वजह से लोगों को लगता है चलो यार अच्छा तो बंदा एग्रीकल्चर ही कर ले। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ इन द यूएस हैज़ इम्प्रूव, इंडिया का तो भैया नीचे ही चला गया, 10 साल के एवरेज में बिल्कुल ही कंपैरिजन अगर 2011-12 में करो तो आप तो उससे भी कम आ गए हो आप। तो कुछ सर्टन इनिशिएटिव लिए गए हैं, प्रोडक्टिव इंसेंटिव स्कीम है 14 की सेक्टर्स में, स्वानिधि का है, कैपिटल लोन देना स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह को, पीएम गति शक्ति है ना, दीनदयाल अंत्योदय योजना है, सारी स्कीम्स लगाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका ये हाल हो रखा है, रूरलाइजेशन कर रहे हो आप। तो इंडिया की जो जीडीपी है ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर 22-23 दैट इज़ 7.2 ग्री हुई थी, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी होने के बाद अगर आपकी ये हालत है ना कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हो, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हो, प्राइवेट कंजम्पशन नहीं जनरेट करा पा रहे हो, तो फिर आप सोचो आप कह रहे हो भैया हम तो $5
ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी हम बनना चाहते हैं, कैसे काम चलेगा फिर? तो देयर इज़ अ नीड कि हमारा जो भी गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं, पीएम गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को इन्हांस करें और नई नई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को अर्बनाइजेशन में, अर्बन एरियाज़ में करके दिखाएं। समझ रहे हो आप? नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट द फूड स्टोरेज इन इंडिया। अब देखो रिसेंटली क्या हुआ, यूनियन कैबिनेट ने ना कॉन्स्टिट्यूशन में दिखा ही हुआ, अप्रूवल भी है, एम्पावरमेंट किया, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी को बोला ही हुआ है, तो उसको फैसिलिटेशन करने के लिए बोला है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, PACS क्या होता है, व्हाट इज़ PACS? तो PACS का मतलब है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। इसका विलेज लेवल पर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के साथ एक इम्पॉर्टेंट संबंध है, क्योंकि ये एक लास्ट लिंक सर्व करता है 3 टियर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर में, और इसको हेड कौन करता है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट लेवल पर, ठीक है। शॉर्ट टर्म लैंडिंग के लिए कॉप वगैरह लोन वगैरह ये देते हैं। अब वाई इट इज़ इन द न्यूज़ नाउ? देखो फोकस ये है फूड सिक्योरिटी बढ़े, वेस्टेज कम हो, एम्पावर हो हमारा फार्मर, गोडाउन्स एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया जाए, इसीलिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि फूड ग्रेन मैनेजमेंट इंडिया में कैसा है समझ लो। टोटल प्रोडक्शन हम करते हैं 3100 लाख टन्स का, हर साल करते हैं। मैकेनिज्म क्या है? सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम है हमारे, FCI जो होती है वो सारा काम डायरेक्टली करती है ना। और डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम्स भी हमने कुछ चला रखे हैं, ये सारा प्रोग्राम्स में दे रखा है। देखो पूरा डेटा दे रखा है कि सस्टेन कैसे हमारा इंक्रीज़ हुआ है। ध्यान से समझ रहे हैं टेबल्स को भी, आप डेटा को ऐसे ही आप दरकिनार मत कर दिया करो। सस्टेन्ड इंक्रीज़ बता रहा है फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया। सारे ईयर्स आपको नीचे दिए हुए हैं, यहाँ पे दे रखा है पल्सेस एंड ऑयल मिलियन टन्स में, इस तरह टोटल ग्रेन प्रोडक्शन दिखा रखा है, ठीक है। दोनों में आपको कुछ ऑयल सीड्स हैं, पल्सेस हैं, टोटल ग्रेन फूड ग्रेन्स हैं, उसका आपको देख रहे हो आप, लगातार बढ़ता ही जा रहा है फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ठीक है। अब आगे सुनो आगे की कहानी। एलोकेशन वगैरह पता चल गया आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू FCI, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी या पेपर में पूछा जाएगा, वहाँ पर मत आप ऐसे ही सोचते रह जाना कौन करते, तो प्रोक्योर कौन करता है? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू FCI सेंट्रल गवर्नमेंट किसको दे रखा है कि प्रोक्योरमेंट FCI कर रहा है, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, बल्क एलोकेशन स्टेट गवर्नमेंट को सब FCI करता है। ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग एलोकेशन द स्टेट, ये सारा काम, एलिजिबल फैमिली कौन सी है, राशन कार्ड किसको इशू कर रहे हैं, फिर शॉप पे कितना कुछ क्या सुपरवाइज, वो सारा काम स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। दोनों का काम ध्यान में रखना, किसका क्या काम है ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। अब क्या ज़रूरत है फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम की? तो मैंने आपको एक चार्ट ही बता दिया सारा, कि चार्ट में साफ साफ लिख रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे ज़रूरत इसलिए है डेवलपिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। अगर इफेक्टिव सिस्टम होगा तो फार्मर को एड करेगा, और अल्टीमेटली फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स को भी एड कर रहा है। अब लोकल स्टोरेज सिस्टम की दिक्कत होने की वजह से बहुत सारे जो हाउस होल्ड होते थे 70% रिटेन कर पाए, और बाकी सारा इम्प्रॉपर स्टोरेज की वजह से सड़ जाता था अनाज हमारा। तो तीसरी समस्या ये है, इम्प्रॉपर स्टोरेज मैनेजमेंट होगा तो वेयर हाउसेज वगैरह में गया ही नहीं कुछ, उसको ग्रेन्स प्रोन जो रोडेंट मॉइस्चर बर्ड वगैरह पेस्ट होता है वो ही खा जाते हैं। अनसाइंटिफिक स्टोरेज होगी तो 80% जो आप हैंडलिंग कर रहे हो मैकेनाइज नहीं होगी, तो अल्टीमेटली कमोडिटी फिर कैसे होगा, अच्छा उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। गैप आएगा नंबर ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़ में। तो इशू विद कोल्ड स्टोरेज भी जो इशू है उसको दूर करने की ज़रूरत है। कह रहा देखो जी, डिस्ट्रीब्यूशन जो कोल्ड स्टोरेज का है बहुत अनइवन है। मेजॉरिटी ऑफ कोल्ड स्टोरेज इज़ लिमिटेड टू उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र। क्यों भैया, दूसरी जगहों पे खेती नहीं हो रही क्या? तो वहाँ पर ज़रूरत है। तो वे फॉरवर्ड में कहने का मतलब है फार्म गेट जो लॉस हो रहा है उसको सबसे पहले ध्यान में रखना है। मॉडर्न पैक हाउसेस बनाए हैं विलेज लेवल पर भी, ताकि वो ट्रांसपोर्ट लिंक्स ऐसे हों जो कि प्रमोट कर पाएँ उसको सही ढंग से। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है डिसेंट्रलाइजेशन करने की ज़रूरत है। भाई हरियाणा भी है, पंजाब भी है, दूसरे भी स्टेट्स हैं, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको भी इसका शेयर दो। ड्राइंग, इरिगेशन, टेम्परेचर कंट्रोल वाला सिस्टम एक क्रिएट करो ताकि क्वालिटी लूज़ ना हो। ट्रेडिशनल मेथड्स को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। देखो मॉडर्न इनपुट्स हैं हमारे पास आज भी, बैम्बो स्ट्रक्चर्स हैं, बट डायरदन स्ट्रक्चर्स हैं, उसको आप ट्रेडिशनल स्टोरेज के लिए बनाओ ना। मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल करते हुए इनको इस्तेमाल करो आप। रिमूव करो कवर्ड विद प्लिंथ कवरेज को, है ना, ताकि कोई भी ग्रेन ऐसा ना रह जाए कि भाई वो सीलो बैक टेक्नोलॉजी कन्वेंशन स्टोरेज को इंस्टेड आप उसका ही इस्तेमाल करो। प्राइवेट पार्टिसिपेशन लेकर आओ, बिल्कुल लेकर आना चाहिए। इमर्जिंग जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका इस्तेमाल करो ना। यहाँ करके दिखाओ ना आप इनका इस्तेमाल, तो मज़ा आए। सेंसर डेटाबेस आप इसका इस्तेमाल करो कि रियल टाइम पे पता चल जाए आपको टेम्परेचर कितना है, कितना मॉइस्चर वेरिएबल्स को चाहिए, क्या चाहिए, वो सब आप असेस करने के लिए आपके पास सेंसर्स होने चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल। मतलब लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे इज ऑफ द इकोनॉमी सेक्शन इज सिटी IES 2.0। समझ लो इसका फुल फॉर्म क्या है, वाई वी आर रीडिंग दिस। गवर्नमेंट ने सेकेंड फेज चलाया है, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन प्रोजेक्ट्स। समझ गए फुल फॉर्म इसका?
अब देखो, आप स्मार्ट सिटी मिशन तो जानते ही हो, और नहीं जानते तो याद कर लो। 2015 में अर्बन रिन्यूअल और रेट्रोफिटिंग प्रोग्राम चलाया गया था। एक लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए एक फ्रेंडली सस्टेनेबल सिटी तैयार करने के लिए काम किया गया था। कौन करता है? अर्बन डेवलपमेंट का काम है ये। कई सारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं। अब जो ये सिटी IES है, यानी कि जो सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन प्रोजेक्ट है, स्मार्ट सिटी मिशन का ही एक प्रोजेक्ट है, उसी का एक पार्ट है, सब पार्ट समझ लो आप। 2018 में सिटी IES 1.0 लॉन्च हुआ था, जिसमें 12 सिटी लेवल पे काम किया गया था। स्टेट ऑफ उड़ीसा की कैपेसिटी बिल्डिंग में और इंटीग्रेट नेशनल लेवल पे करके काम किया गया था। तो मतलब ये ना एक जॉइंट प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिलके ये काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि देखो, उसके बाद आपका थीमेटिक फोकस एरिया इनके पब्लिक ओपन स्पेसेस हैं, अर्बन ई गवर्नेंस है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इनोवेशन, लोग इनकम सेट या सस्टेनेबल मोबिलिटी, ये सारे इनके काम हैं। तो एजेंसी जो है वो आपका मिल के कोऑर्डिनेट करके काम करती है। अब इस एम क्या है इस काम करने का? देखो, ये ना क्या करता है, सेलेक्ट करता है सिटीज़ को। देखते हैं वहाँ पर भी सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पर डेवलप करने की कोशिश करते हैं स्मार्ट सिटी बेसिस पे, कि इनोवेट करा जाए, सस्टेनेबल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, हॉलिस्टिक अप्रोच हो, है ना, पब्लिक स्पेसेस अच्छे से हो, गवर्नेंस अच्छा हो, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद डाइवर्सिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट देना, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ देना, ये सब करते हैं ये। अब फेज़ 2 में कुछ चीज़ें ऐड जो हुई हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रोग्राम के तहत सर्कुलर इकॉनमी को अच्छा रन करने के लिए इन्होंने इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी लेवल पर लेकर आए। क्लाइंट ओरिएंटेड रिफॉर्म एक्शन स्टेट लेवल पर है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नेशनल लेवल पर, ऐसे 3 तरह की बॉडीज सर्कुलर इकॉनमी के फॉर्म में बनाई है। यहाँ पर सिटीज़ 18 इम्प्लीमेंट करा जाएगा, 18 सिटीज़ पे, ठीक है। 1760 करोड़ का लोन लिया है फ्रॉम AFD, ठीक है। आपसे लेकर अब टेक्निकल असिस्टेंस भी हम यूरोपियन यूनियन से ले रहे हैं 106 करोड़ में, तो उस बेस पे बन रहा है। 3 मेजर कंपोनेंट है इसका। फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट हमें मिलेगा कि जो सिटीज़ अब बन रही है ना, वो क्लाइमेट रेजिलियंस को ध्यान में रखते हुए बने और वेस्ट मैनेजमेंट को ध्यान में रखो, बहुत ज़रूरी है। आप देख ही रहो, अभी बाढ़ आ रखी है चारों तरफ, दिल्ली का हाल इतना बुरा है, जाम बैठे हुए हैं, तो आप सोच लो कितनी ज़रूरत है ऐसी फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट देने की। तो जितने भी सिटीज़ हैं, स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, वो एलिजिबल हैं फॉर सपोर्ट ऑन डिमांड बेसिस। इंटरवेंशन 3 लेवल से की जाएगी ताकि क्लाइमेट गवर्नेंस अर्बन इंडिया का बढ़े, सेंट्रल, स्टेट एंड सिटी, ठीक है। दैट इज़ वाई तो सिटीज़ IES 2.0 आपको ध्यान रखना है, किस तरह से उसने 3 टायर स्ट्रक्चर्स पे मैकेनिज्म पर वो काम कर रहा है विद द हेल्प एंड असिस्टेंस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। न्यूज़ इन शॉर्ट गाइस हम शॉर्ट्स में ही कवर करेंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको मैंने करवाई दी हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनी ऑफ द आर्टिकल, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड डू प्रिपेयर, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करो अपनी। मेंस आर इन दी हेड से, है ना, क्योंकि सितंबर में वो लाइक कर रहा है। एंड दोज हु आर गिविंग दी SCS मेंस, है ना, उनको भी GS पेपर में करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं डालने को मिलता ही है, तो थोड़ा सा ना चैनलाइज करके 2024 के लिए तो सोच रहे हैं वो लोग भी अपने आप को आज से ही प्रिपेयर करोगे, तब जाके किसी उस पर पहुँचोगे यार। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स, ऐसे करते चले जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू शेयर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला टू योर ऑल फ्रेंड्स एंड जितने भी आपके क्लास फेलोज हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल।